हेलो एवरीबॉडी। तो कैसे मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास बीएससी के 6 सेम के एक नए टॉपिक के बारे में, एक नई वीडियो के बारे में, जिसमें अभी तक हमने 106 क्वेश्चन के समथिंग कर चुके हैं और आज हम 106वें क्वेश्चन से दोबारा से स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। एक न्यूट्रॉन का नुकसान एक न्यूट्रॉन का क्षय किसके बराबर होता है? जब भी एक न्यूट्रॉन क्षय होता है, पहले तो इसका आंसर है क्या होता है, एक बीटा कण की हानि और एक प्रोटॉन की वृद्धि की। एक बीटा कण की हानि और एक प्रोटॉन की वृद्धि की। कैसे? जब भी एक न्यूट्रॉन क्षय होता है तो क्या निकलता है, एक प्रोटॉन निकलता है, मतलब कि 1h1 बनता है और एक बीटा पार्टिकल क्षय होता है और उसके साथ साथ एक न्यूट्रॉन भी बाहर आता है। दोस्तों इस बात को हम ध्यान रखेंगे कि भाई जब भी न्यूट्रॉन क्षय होता है तो न्यूट्रॉन की हानि होने की वजह से, न्यूट्रॉन का क्षय होने की वजह से क्या होता है, एक प्रोटॉन बनता है, एक बीटा पार्टिकल निकलता है और जब भी बीटा पार्टिकल निकलेगा तो कोई ना कोई न्यूट्रॉन बाहर निकलेगा। दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जरूर। ओके, एक बीटा कण के क्षय के दौरान रेडियोधर्मी तत्व धारण में से कौन सा कण उत्सर्जित होते हैं? जब भी बीटा कण क्षय होता है तो मैंने अभी बताया आपको, या तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा या फिर पॉजिट्रॉन बाहर निकलता है। इलेक्ट्रॉन को कहते हैं -1 बीटा 0, पॉजिट्रॉन को कहते हैं +1 बीटा 0। दोनों ही बीटा पार्टिकल के दो अवयव हैं, एक को इलेक्ट्रॉन एक को पॉजिट्रॉन कहते हैं। -1 बीटा 0 को इलेक्ट्रॉन, +1 बीटा 0 को पॉजिट्रॉन कहते हैं। दोस्तों आगे चलते हैं। तो हमारा आंसर कौन सा होने वाला है? इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। बीटा क्षय का समीकरण है, देखो सुनो, बीटा क्षय दो तरीके से, जैसे मैं बताया, -1 बीटा 0 होता है और एक +1 बीटा 0 होता है। अगर -1 बीटा 0 है तो इसका मतलब क्या है, -1 बीटा 0 है तो इसका मतलब ये है ZXA बराबर, अगर अगर -1 है, -1 बीटा 0 है तो यहाँ पे लगेगा Z+1 YA प्लस न्यूट्रिनो। क्यों लगने वाला है ये दोस्तों? ये हमारा आंसर होने वाला है ए। क्यों लगने वाला है, पहले इस बात को ध्यान दीजिए। क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं, ई माइनस का मतलब होता है क्या, -1 बीटा 0, और ई प्लस का मतलब क्या होता है, +1 बीटा 0, मतलब कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के लिए थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करेंगे हम, ये वाला आंसर हमारा सही होने वाला है। अब आगे चलते हैं दोस्तों। 109, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन में क्षय होता है। प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में क्षय होता है। प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में क्षय होने का मतलब है केवल नाभिक में ये काम हो सकता है। नाभिक के बाद प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में क्षय कभी नहीं होता है, और केवल किसके अंदर होता है, नाभिक के अंदर। प्रोटॉन न्यूट्रॉन में, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में किसके अंदर बदलेंगे, केवल नाभिक के अंदर बदल रहे होंगे। दोस्तों तो आगे चलते हैं। दी गई परमाणु प्रतिक्रिया क्या है? दी गई परमाणु प्रतिक्रिया में क्या हो रहा है, एक +1 निकल रहा है। अगर -1 निकलता तो इसमें एक्स में एक जुड़ता। अगर मैं कहूं कि भाई अगर यहाँ पे E- होता तो x में एक जुड़ जाता, 11 की जगह 12 हो जाते, और क्योंकि +1 निकल रहा है इसका x में एक घट जाएगा, 10 की जगह 11 की जगह 10 रहेंगे, क्या होगा 11। हमारा आंसर होने वाला है ये। अभी और देख लेते हैं दोस्तों। Na22 इक्वल्स टू, एक +1 निकला है, +1 का मतलब हम क्या कह सकते हैं, +1 बीटा 0 बाहर निकला है, +1 बीटा 0 बाहर निकला है, इसका मतलब भाई 11 है, 11 में से एक गया तो 10 बचेगा, 22 में से कुछ गया नहीं गया तो कितना बचेगा 22। तो यहाँ पे कितना आने वाला है Ne, क्योंकि 10 किसका होता है, Ne का होता है। कितना आंसर है हमारा ये। और दोस्तों ये वाला जो आंसर है यहाँ पे गलत दिखाई दे रहा है आपको, 10 Ne 22 वाला अगर आंसर आता है वहां पे तो उसको टिक करना है, ना कि इसको, क्योंकि ये आंसर सही नहीं है। मैं इस मॉडल का नाम तो नहीं लूंगा कि कौन सा, बट ये है कि आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए, एक सही आंसर पाने के लिए आप हमें वीडियो को कंटिन्यूसली देख सकते हैं, क्योंकि आजकल तो मॉडल्स में आपको पता ही कि मिस्टेक्स आ ही रही हैं। दोस्तों आगे चलते हैं हम। रेडियोधर्मी स्रोतों से बीटा कण में क्या होता है? बीटा कण में विक्षेपण होता है, आरोप होता है, गति होती है, या फिर मास होता है? विक्षेपण होता है। विक्षेपण का मतलब रिजोल्यूशन होता है, हम इसके बारे में बात कर सकते हैं। बीटा कण में क्या होता है, विक्षेपण हो गया होता है। दोस्तों आगे हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, आगे दोस्तों हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में, जो क्षय प्रक्रिया जेड। अब देखो अभी मैं क्या बताया आपको, आई बताया यहाँ पे जेड में से कम हो रहा है तो इसका मतलब बीटा क्षय हो रहा है, वो भी माइनस वाला। जेड में से मतलब अगर एक्स में कुछ, दोस्तों एक सेकंड, इसके लिए मैं आपको ऐसे बता दे रहा हूँ यहाँ पे, जेड एक्स ए इक्वल्स टू वाई ए प्लस के +1 बीटा 0 प्लस न्यूट्रिनो। तो +1 हो रहा है तो यहाँ पे से एक माइनस होगा, और अगर हमारा यहाँ पे -1 बीटा 0 होता,
-1 बीटा 0 होता तो यहाँ पे एक जुड़ जाता। तो यहाँ पे कौन सा है हमारा दोस्तों, +1 बीटा 0 है, इसलिए यहाँ पे से क्या हो रहा है, एक माइनस हो रहा है। तो हमारा आंसर कौन सा होने वाला है, बीटा 6 हो रहा है। और कैसा 6 हो रहा है, -बीटा 6। अब प्लस बीटा 6 होता तो यहाँ पे माइनस आता। दोस्तों गलती हो गई है, 1 सेकेंड, प्लस बीटा 6 हो रहा है, यहाँ पे माइनस आ रहा है। और अगर माइनस बीटा 6 होता तो यहाँ पे प्लस आता। z+1 बन रहा है, इसका मतलब माइनस बीटा 6 हो रहा है। और z+1 बन रहा है, z-1 बन रहा है, इसका मतलब दोस्तों प्लस बीटा 6 हो रहा है। तो क्या हमें दोस्तों ये बात क्लियर है, आगे चलें। ओके दोस्तों, अब आगे क्या कहा जा रहा है कि जब एक बीटा कण नाभिक से उत्सर्जित होता है तो कौन सा कथन सही है। भाई ध्यान दो, जब भी एक बीटा कण नाभिक से उत्सर्जित होगा तो इसका मतलब है प्रोटॉनों की संख्या बढ़ी जाएगी। क्यों प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी दोस्तों, प्रोटॉनों की संख्या बढ़ने का मतलब है, सुनो, अब बीटा 6 होता कब है, बीटा 6 होता है जब न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में बदले और एक बीटा 6 को बाहर निकाले। प्लस के न्यूट्रिनो पार्टिकल तो निकलेगा ही निकलेगा। जब भी न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदलेगा, जब भी न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदलेगा, मतलब कि नाभिक में प्रोटॉन बढ़ेंगे तो समय पे बीटा 6 उत्सर्जित होता है। दोस्तों आगे हम बात कर रहे हैं, एक मुक्त न्यूट्रॉन एक मुक्त प्रोटॉन के विपरीत अस्थिर होता है। यह एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन और एक न्यूट्रिनो मतलब कि एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल को बाहर निकालता है। अभी बताया तो सही दोस्तों, मैंने क्या बताया, जब भी एक न्यूट्रॉन 6 होता है तो क्या बनता है, एक प्रोटॉन बनता है। जब भी एक न्यूट्रॉन 6 होता है तो एक प्रोटॉन बनता है, एक बीटा पार्टिकल निकलता है और एक एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल बाहर निकलता है। बीटा कण के उत्सर्जन के बाद क्या होता है, बीटा कण के उत्सर्जन के बाद, ये बात आप समझिए अच्छी तरीके से दोस्तों, बीटा कण के उत्सर्जन के बाद तो हमारा देखो भाई, प्रोटॉनों की संख्या एक बढ़ जाती है, प्रोटॉनों की संख्या एक बढ़ जाती है, बट ए मतलब कि परमाणु भार पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आपको पता होगा कि भाई बीटा कण का मतलब मैं अभी बताया था, बीटा -1 बीटा 0 का मतलब होता है z+1। और जबकि भाई सुनो, नीचे वाले इस पे तो प्रभाव पड़ेगा पर इस पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो दोस्तों आगे चलते हैं हम, तारे की ऊर्जा किस तारे की ऊर्जा के बराबर है। तो सभी उत्तर आएंगे इसमें। कौन कौन सा आंसर आने वाला है दोस्तों, कौन सा आने वाला है, तारे की ऊर्जा कुल आंतरिक ऊर्जा हो सकती है, तारे द्वारा कुल उत्सर्जित ऊर्जा हो सकती है, तारों की कुल ऊर्जा हो सकती है, इसको हम कहते हैं उपरोक्त सभी। बीटा 6 के दौरान नाभिक का न्यूट्रॉन बीटा कण से उत्सर्जन होने के बाद खुद को प्रोटॉन में परिवर्तित कर लेता। अभी बताया था दोस्तों मैंने, 0n1 बराबर की कितना होगा, 1h1 मतलब कि 1p1 प्लस के -1 बीटा 0। तुम्हारा आंसर केवल यही होने वाला है दोस्तों। अच्छा दोस्तों आगे चल रहे हैं, बीटा 6 रेडियोधर्मी नाभिकों से उत्सर्जित करता है। बीटा 6 रेडियोधर्मी नाभिकों से क्या उत्सर्जित करता है, बीटा 6 क्या उत्सर्जित करता है, बताइए दोस्तों। बीटा 6 क्या उत्सर्जित करने वाला है दोस्तों, तो बीटा 6 उत्सर्जित करने वाला है माइनस इलेक्ट्रॉन को। में बताया था आपको अच्छी तरीके से अगर ध्यान हो तो, बीटा माइनस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन और बीटा 6 का मतलब होता है पॉजिट्रॉन। और आपको अभी भी बता दूं, इलेक्ट्रॉन और बीटा पार्टिकल में डिफरेंस होता है। बीटा पार्टिकल नाभिक से 6 होता है जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूम रहे होते हैं। पर बीटा 6 मतलब कि बीटा 6 पे जितना द्रव्यमान होता है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर और आवेशित इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, इसलिए हम इसको नेगेटिव ई भी कह सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं। किसी परमाणु का प्रत्यक्ष चुंबकत्व गुण किसके कारण उत्पन्न होता है, तो किसी परमाणु का प्रत्यक्ष चुंबकत्व गुण किसके कारण आता है, इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति के कारण आता है। ये हमारा 120 क्वेश्चन हुआ है, 119 रह गया, उसको कर लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम संख्या कितनी होती है, 2 होती है दोस्तों। कैसे, -12 और प्लस के हाफ। क्या हमें दोस्तों ये बात समझ में आ रही है। एक वर्तमान लूप किसके बराबर होता है, एक वर्तमान लूप चुंबकीय द्विध्रुव के बराबर होता है। कोई भी अगर धारा लूप है, अगर उसमें धारा बह रही है तो वो चुंबकीय क्षेत्र पैदा करेगी और चुंबकीय क्षेत्र पैदा करेगी तो हमारा एक चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण पैदा होता है दोस्तों। तो दोस्तों आगे चलते हैं हम, रेडियो एक्टिविटी की घटना संबंधित है नाविकों के 6 से है, नाविकों के 6 से है। नाविकों में अल्फा 6 बीटा 6 और गामा 6 होता है, उसी से हमारी रेडियोधर्मिता संबंधित है। रेडियो एक्टिविटी का कारण है, रेडियो एक्टिविटी का मुख्य कारण क्या है, स्थायी इलेक्ट्रॉनिक संरचना, नाविकों का अस्थायित्व होना। नाविकों का अस्थायित्व होना ही क्या है, रेडियो एक्टिविटी है। नाविक कब तक अस्थायित्व रहते हैं, अगर पीबी अगर हम बात करें 82 पीबी लेड 206, इसके बाद जितने भी नाविक हैं वो सभी अस्थायी हैं।
इसके बाद जितने भी नाभिक है वो सभी अस्थायी हैं। अस्थायी होने का मतलब उनसे अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण लगातार बाहर निकलने लगती हैं। पर एक ऐसा एक सब्सटेंस है कि भाई इसके पहले सभी नाभिक स्थायी हैं। स्थायी होने का मतलब उनसे अल्फा क्षय, बीटा क्षय और गामा क्षय होने वाला नहीं है दोस्तों। आगे चलते हैं। रेडियो एक्टिवता का कारण क्या बताया जाता है? तो रेडियो एक्टिवता का कारण बताया जाता है नाभिकों का स्थायित्व होना। अल्फा किरणें क्या होती हैं? अल्फा किरणें होती हैं एक हीलियम का नाभिक। अभी हीलियम के नाभिक को थोड़ा सा बात करते हैं। हीलियम का नाभिक होता है 2He4। हीलियम का नाभिक मतलब कि कितना आवेश होगा उस पर? +2, जिसको हम अल्फा कण कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं हीलियम का नाभिक है, हीलियम का द्विआयनित, यहाँ पे एकल आयनित लिख रहा है, अगर द्विआयनित होता तो हमारा वो भी आंसर सही होता। द्विआयनित हीलियम परमाणु को भी हम क्या कहते हैं? अल्फा कण कहते हैं। पर अल्फा कण और हीलियम परमाणु में क्या अंतर है? अल्फा कण पे पॉजिटिव 2E चार्ज होता है, जबकि हीलियम परमाणु पे टोटल चार्ज जो कितना होता है? 0। मतलब कि हीलियम परमाणु क्या होता है? विद्युत उदासीन होता है। ऐसा कैसे? क्योंकि हीलियम परमाणु पे जितने पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए क्या होता है? वो 0 माना जाता है। उस पर जो आवेश है वो 0 माना जाता है दोस्तों। तो क्या हमें ये बात क्लियर हुई? आपको क्लियरिटी से समझ में आ रही है दोस्तों कि भाई अल्फा कण क्या होता है? अल्फा कण होता है हीलियम का नाभिक, 2He4 कहते हैं इसको। ये द्विआयनित होता है हीलियम परमाणु अगर अल्फा कण है तो। अल्फा कण और हीलियम नाभिक में क्या अंतर है? हीलियम परमाणु में, हीलियम परमाणु जो है वो विद्युत उदासीन होता है, जबकि अल्फा कण विद्युत उदासीन नहीं होता, वो 2 आयनित होता है। आगे चलते हैं दोस्तों। अल्फा किरणें हैं, अल्फा किरणें क्या है अभी बताइए मैंने? हीलियम के नाभिक होती हैं। और आगे द्विआयनित हीलियम परमाणु को कहते हैं अल्फा कण कहते हैं दोस्तों, अभी बताया मैंने, ये बात आपको अच्छी तरीके से। अल्फा कण है हाइड्रोजन का नाभिक, आयनित हीलियम का नाभिक, तो आयनित हीलियम का नाभिक है। बीटा कण है, बीटा कण क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को बीटा कण कहते हैं। गामा किरणें हैं, गामा किरणें कहते हैं फोटोन को। क्यों कहते हैं? नहीं तो इन पे कोई द्रव्यमान है, ना ही कोई आवेश है, इसलिए इनको कहते हैं फोटोन। असत्य कथन क्या है? अल्फा कण धनावेश होते हैं, बिल्कुल सही बात है। बीटा कण ऋणावेशित होते हैं, ये भी सही है। गामा किरणें विद्युत उदासीन होती हैं, बिल्कुल सही है। गामा किरणें विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती हैं, बिल्कुल गलत कथन है। केवल अल्फा कण और बीटा कण तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होते हैं दोस्तों, और गामा किरणें कभी विक्षेपित नहीं होती हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। एक विद्युत क्षेत्र विक्षेपित करता है केवल अल्फा कण और बीटा किरणों को। मैंने अभी दोस्तों बता के आया हूं कि अल्फा कण और बीटा कण तो वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों में विक्षेपित होते हैं, परंतु गामा किरणें विक्षेपित नहीं होती। सबसे अधिक वेदन क्षमता किसकी है? तो दोस्तों थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके ऊपर। अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण, वेदन और आयनीकरण दोनों ही क्षमता के लिए बात करते हैं। सबसे कम होती है वेदन क्षमता अल्फा कण की, इसकी होती है मध्यम बीटा की, और गामा की सबसे ज्यादा होती है। वहीं पे हम बात करें आयनीकरण क्षमता के लिए, तो आयनीकरण क्षमता सबसे ज्यादा होती है अल्फा कण की। आयन जाता तो आयनीकरण क्षमता भी ज्यादा। किसके पास सबसे ज्यादा आवेश होता है? अल्फा कण के पास, तो ये आयनीकरण क्षमता सबसे ज्यादा होती है। मध्यम होती है बीटा कण की, और सबसे कम होती है गामा किरणों की। तो क्या हमें दोस्तों बात क्लियर है? तो देखते हैं सबसे अधिक वेदन क्षमता किसकी होती है भाई? तो सबसे अधिक वेदन क्षमता होती है गामा किरणों की दोस्तों। सबसे अधिक आयनीकरण क्षमता किसकी होती है दोस्तों? तो सबसे अधिक आयनीकरण क्षमता होती है हमारी अल्फा किरणों की। अभी तो बता के आए हैं दोस्तों। क्या हमें क्लियर हो रही है बातें? क्या हमें क्लियर हो रही है बातें? आगे चले। गामा किरणें प्रकाश किरणों से किस प्रकार भिन्न होती हैं? गामा किरणें और प्रकाश किरणों में अंतर होता है आपके आवृत्ति का। गामा किरणें और प्रकाश किरणों में आवृत्ति का अंतर होता है केवल दोस्तों। किसका अंतर होता है? आवृत्ति का। अच्छा एक और बात मैं आपको बताऊं कि प्रकाश, चलो अभी थोड़ी देर में बात कर लेते हैं इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 135 है, किसी रेडियो एक्टिव तत्व से उत्सर्जित अल्फा कण होते हैं। किसी रेडियो एक्टिव तत्व से उत्सर्जित अल्फा कण कैसे होते हैं? कैसे होते हैं? विद्युत चुंबकीय विकिरण होते हैं, नाभिक से उत्सर्जित आवेशित कण होते हैं। आपको पता है ना, अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण तीनों ही कण से निकलते हैं, नाभिक से निकलते हैं, इसलिए नाभिक से उत्सर्जित कण है दोस्तों। आगे बात कर रहे हैं हम निम्न में से कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण नहीं है। पहले तो ये समझो विद्युत चुंबकीय विकिरण होता कौन सा है। हमारे पास 7 विद्युत चुंबकीय विकिरण है। इसको हम कैसे याद करते हैं?
राम आई लव यू कह रहा है एक्स से, गामा दे दो। राम क्या कह रहा है, आई लव यू, किससे कह रहा है, अपनी एक्स से। क्यों कह रहा है, गामा लेने के लिए। राम मतलब रेडियो, एम मतलब माइक्रो, आई मतलब लव, मतलब कि इंफ्रारेड अवरक्त, लव यू, लव यू का मतलब दृश्य प्रकाश, लाइट विजुअल, एक्स मतलब एक्स किरण, और एक्स मतलब एक्स किरणें, और वाई का मतलब गामा किरणें। क्या इनमें कौन सा नहीं है फिर दोस्तों, हमारा जो गामा किरणें है वो हमारा वैद्युत चुंबकीय विकिरण नहीं है। बीटा किरणें वैद्युत चुंबकीय विकिरण होता है, प्रकाश किरणें भी वैद्युत चुंबकीय विकिरण होता है, उसमें किरणें भी वैद्युत चुंबकीय विकिरण आता है, क्योंकि उसमें प्रकाश परावैंगनी प्रकाश का एक भाग होता है। यहाँ पे एक चीज छूट गई है, राम आई लव यू, यू रह गया है दोस्तों। यू का मतलब होता है हमारा परावैंगनी प्रकाश। तो आराम, आर ई का मतलब रेडियो, एम का मतलब माइक्रो, आई का मतलब अवरक्त, लव यू का मतलब दृश्य प्रकाश, यू का मतलब परावैंगनी प्रकाश, एक्स का मतलब एक्स किरणें, और गामा का मतलब गामा किरणें। तो दोस्तों ऐसे करके हम पे 7 परावैंगनिक वैद्युत चुंबकीय विकिरण होते हैं, पर बीटा कण इसमें नहीं होता है। आगे बात करेंगे निम्न में से कौन सा सही कथन नहीं है। अल्फा कण हीलियम नाभिक होते हैं, बिल्कुल सही बात है। गामा किरणें एक्स किरणों की भांति होती हैं। बीटा कण पॉजिट्रॉन भी हो सकता है। बीटा कण तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन होता है, ये बात सही है। हीलियम परमाणु होते हैं, ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि हीलियम का नाभिक होता है, अल्फा कण ना कि परमाणु होते हैं। दोस्तों रेडियो एक्टिव नाभिक से प्रत्येक अल्फा कण से उत्सर्जन नाभिक कौन कौन से होते हैं, क्या क्या दोस्तों, रेडियो एक्टिव नाभिक से उत्सर्जित प्रत्येक अल्फा कण से के उत्सर्जन के संगत नाभिक हैं। 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन अधिक हो जाते हैं, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन कम हो जाते हैं, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन कम हो जाते हैं। अगर अल्फा कण निकलेगा इसका मतलब 6 हो रहा है, और 6 का मतलब कमी होती है। सॉरी, बीटा कण निकलेगा तो बीटा कण निकलने का मतलब है कम हो रहा, कम मतलब का मतलब कमी होती है। आपको पता होगा अल्फा कण का मतलब क्या होता है, 2He4, मतलब इसमें से 2 प्रोटॉन जाएंगे, 4 में से 2 जाएंगे तो 2 न्यूट्रॉन, क्योंकि न्यूट्रॉन निकलते हैं ऊपर में से नीचे वाली संख्या को माइनस करके। रेडियो एक्टिव नाभिक से प्राप्त प्रत्येक बीटा कण के संगत नाभिक के अंदर होते हैं, अंदर बदलता है। बीटा कण क्षय हो रहा है, बीटा कण क्षय होने का मतलब है, बीटा कण क्षय होने का मतलब है एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदल रहा है। दोस्तों स्टार्टिंग में मैंने एक क्वेश्चन बताया था कि न्यूट्रॉन क्या होता है, एक प्रोटॉन में बदलता है, एक बीटा कण में बदलता है, एक एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल बाहर निकलता है। क्या हमें दोस्तों बात समझ में आ रही है। तो न्यूट्रॉन किसमें बदलता है, प्रोटॉन में बदलता है जब भी बीटा क्षय होता है। तो प्राकृतिक रेडियोएक्टिव तत्व द्वारा उत्सर्जित प्रत्येक पॉजिट्रॉन के संगत नाभिक के अंदर क्या बदलता है, उत्सर्जित पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन 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 का मतलब है एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में। ध्यान दो इस बात को, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदलेगा तो बीटा पार्टिकल निकलेगा, और जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदलेगा तो पॉजिट्रॉन निकलेगा। ध्यान दो इधर अच्छी तरीके से एक और बात दोस्तों, कि जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदलेगा तो बीटा पार्टिकल मतलब कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, बीटा पार्टिकल मतलब कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, एक एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल निकलेगा। और जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदलेगा तो हमारा क्या निकलेगा, एक पॉजिट्रॉन बाहर निकलेगा, एक पॉजिट्रॉन बाहर निकलेगा, और एक एनर्जेटिक पार्टिकल न्यूट्रिनो बाहर आएगा। रिपीट कर रहा हूं दोस्तों एक बार और सुन लेते हैं अच्छे तरीके से। जब न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में बदला जाएगा तो बीटा पार्टिकल निकलेगा, और एनर्जेटिक पार्टिकल एंटी न्यूट्रिनो निकलेगा। जब हाइड्रोजन मतलब कि प्रोटॉन क्षय होगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदलेगा तो बीटा पार्टिकल निकलेगा, पॉजिट्रॉन मतलब, और एनर्जेटिक पार्टिकल न्यूट्रिनो बाहर निकलेगा। ओके दोस्तों आगे चलते हैं, एक स्क्रीनशॉट ले लेना, अच्छा क्वेश्चन है ये। गामा किरणों की प्रकृति समान होती है, गामा किरणों की प्रकृति प्रकाश किरणों की समान होती है। क्यों दोस्तों, क्योंकि गामा किरणें भी एक वैद्युत चुंबकीय विकिरण है, और प्रकाश किरणें भी एक वैद्युत चुंबकीय विकिरण है। मैं अभी आपको बता के आया हूं, राम आई लव यू कह रहा है एक्स से, क्यों उससे अपनी एक्स से क्यों आई लव यू कह रहा है राम, क्योंकि उसे गामा लेना है। तो क्या कह रहा है, राम आई लव यू कह रहा है एक्स से, गामा दे दो। इसमें 7 वैद्युत चुंबकीय विकिरण दिए हुए हैं, आप एक बार जाके वीडियो को पॉज कीजिए और पीछे की तरफ जाकर के उसको चेक कर लीजिए। ओके, अल्फा कण में
परमाणु की द्रव्यमान संख्या घटती है। अल्फा कण जब भी घटता है तो द्रव्यमान संख्या का मतलब होता है 2He4। द्रव्यमान संख्या होती है ऊपर वाली, द्रव्यमान संख्या घट जाती है 4 और परमाणु क्रमांक घट जाता है 2। नीचे वाला परमाणु क्रमांक, ऊपर वाली द्रव्यमान संख्या होती है दोस्तों। तो क्या मेरी बात समझ में आ रही है? एक ऋणात्मक बीटा 6 में, एक ऋणात्मक बीटा 6 में क्या होता है, नाभिक का न्यूट्रॉन क्षय होकर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है। यही बात सही है, मैं बहुत बार बता के आया हूं, जब भी न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदलेगा तो एक बीटा पार्टिकल मतलब कि इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा और एक एनर्जेटिक पार्टिकल एंटी न्यूट्रिनो बाहर आएगा। बीटा 6 में संतति नाभिक में जनक नाभिक से एक प्रोटॉन कम हो जाता है, संतति नाभिक से जनक नाभिक में एक प्रोटॉन अधिक हो जाता है। बीटा 6 में क्या होता है, प्रोटॉन बढ़ता है और न्यूट्रॉन घटता है, जबकि +1 बीटा 0 में क्या होता है, एक न्यूट्रॉन बढ़ता है और प्रोटॉन कम होता है। और +1 बीटा 0 में क्या होता है, एक प्रोटॉन बढ़ता है और न्यूट्रॉन कम होता है। दोबारा सुन लीजिए, जब भी -1 बीटा 6 होगा तो न्यूट्रॉन घटेगा और प्रोटॉन बढ़ेगा, +1 बीटा 6 होगा तो प्रोटॉन घटेगा, न्यूट्रॉन बढ़ेगा। बता दूं मैं एक बार रिएक्शन होगा, 0n1 बराबर निकलेगा, प्रोटॉन निकलेगा प्लस के एक -1 बीटा 0 निकलेगा, एक एनर्जेटिक पार्टिकल एंटी न्यूट्रिनो बाहर निकलेगा। जब बात करेंगे हम प्रोटॉन के बारे में, जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदलेगा तो क्या बनेगा, +1 बीटा 0 आएगा और एक एनर्जेटिक पार्टिकल न्यूट्रिनो बाहर आएगा। तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदलने पे जब -1 बीटा 0 निकलेगा तो प्रोटॉन बढ़ेगा, जब +1 बीटा 0 निकलेगा तो न्यूट्रॉन बढ़ेगा दोस्तों। ओके ओके, आगे क्या है, बीटा 6 में परमाणु क्रमांक, बीटा 6 में परमाणु क्रमांक आपको पता होगा एक बढ़ जाता है। बीटा 6 में परमाणु क्रमांक बढ़ता है, जबकि पॉजिट्रॉन में परमाणु क्रमांक घटता है। -1 बीटा 0 मतलब कि परमाणु क्रमांक बढ़ेगा और +1 बीटा 0 मतलब परमाणु क्रमांक घटेगा। पहले बता के आ चुका हूं दोस्तों, एक बार और देख लेते हैं इसको। ओके, रेडियो एक्टिव 6 में ना तो परमाणु क्रमांक और ना ही द्रव्यमान संख्या बदलती है। वो क्या है, गामा फोटोन है, जिसमें ना तो रेडियो एक्टिव 6 मतलब बीटा 6, अल्फा 6 और गामा 6। अल्फा 6 में भी परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या बदलती है, बीटा 6 में परमाणु क्रमांक बदलता है, परंतु गामा 6 में नहीं तो परमाणु क्रमांक बदलता है, नहीं परमाणु भार बदलता है, केवल क्या बदलता है, ऊर्जा बदलती है। गामा किरणें होती हैं विद्युत उदासीन होती हैं। कैसी होती हैं दोस्तों, विद्युत उदासीन होते हैं। निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से कौन सी प्रक्रिया विघटन से संबंधित नहीं है, नाभिकीय संलयन विघटन से संबंधित नहीं है। नाभिकीय संलयन मतलब इसमें विघटन क्षय नहीं होता, इसमें तो दो नाभिक जोड़ के एक नाभिक बनाते हैं दोस्तों। क्या हमें ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, आगे हम चलते हैं दोस्तों। पैरा यूरेनियम तत्व का परमाणु क्रमांक होता है 92 से अधिक। पैरा यूरेनियम का क्या होता है, 92 से अधिक होता है दोस्तों। आगे हम बात कर रहे हैं, एक न्यूट्रिनो उत्सर्जित होता है, एक न्यूट्रिनो उत्सर्जित होता है केवल जब बीटा 6 होता है। अगर अल्फा 6 और गामा 6 में न्यूट्रिनो पार्टिकल नहीं निकलता है दोस्तों। आगे चल रहे हैं, न्यूट्रिनो एवं एंटी न्यूट्रिनो के लिए गलत कथन है, दोनों का स्पिन, ये बात बिल्कुल गलत है दोस्तों कि दोनों का स्पिन होता तो 1/2 है, पर होता विपरीत दिशा में, ना कि समान दिशा में। ये बात बिल्कुल गलत है। बीटा 6 को प्रदर्शित करने वाला समीकरण बहुत बार बता के आया हूं मैं, 0n1 से प्रोटॉन बनता है, फिर -1 बीटा 0 निकलता है, साथ में एक एनर्जेटिक पार्टिकल निकलता है एंटी न्यूट्रिनो। अगर ये निकलेगा तभी बीटा 6 हो रहा होगा। तो पता चल रहा है हमें, भाई प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदलेगा, बीटा पार्टिकल में बदलेगा, -1 बीटा 0 में, फिर एनर्जेटिक पार्टिकल एंटी न्यूट्रिनो बाहर निकलेगा। पुरातात्विक काल निर्धारित में कौन सबसे ज्यादा उपयोगी है, तो 6C14। आपको पता है कि जो जीवाश्म निकलते हैं, जीवाश्म मतलब कि जो हजारों साल पहले जो जीवाश्म मतलब जो डायनासोर, जो पेड़ पौधे, जो मानव धरती के अंदर दब के मर गए हैं या दब गए हैं, अब उनकी हड्डियों से, उनके स्ट्रक्चर वगैरह से अब ये पता चले कि भाई हमें कहीं 100 साल पहले कोई आदमी दफनाया गया था, आज हमें उसका कंकाल मिल रहा है। और हम उसकी डेट को कैसे बताएंगे कि भाई ये 100 साल पहले मरा है, 1000 साल पहले मरा है या परसों ही मरा है, तो उसको हम कैसे देखते हैं, कार्बन C14 से देखते हैं। कार्बन 14 एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसके द्वारा हम किसकी खोज करते हैं, किसकी बात बताते हैं कि इसकी आयु कितनी थी। तो दोस्तों एक बात मैं आपको दोबारा से बता दूं, क्या कि यूरेनियम 238 में प्राप्त अंतिम उत्पाद कौन सा होगा, 8206।
क्योंकि सबसे ज्यादा स्थायी तत्व कौन सा होता है, 8206 होता है। उसके बाद जितने भी तत्व आते हैं वो सभी अस्थायी होते हैं, मतलब उनकी उनसे लगातार अल्फा 6, बीटा 6 और गामा 6 होता रहता है दोस्तों। किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ के अंतिम उत्पाद का क्षय नियतांक कितना होता है, हमेशा शून्य होता है। क्यों? क्योंकि अगर उसमें से कुछ क्षय नहीं हो रहा तो उसका क्षय नियतांक कितना होने वाला है दोस्तों, 0 होने वाला है। वायु में अल्फा कणों की परास होती है, वायु में अल्फा कणों की परास कुछ सेंटीमीटर तक की होती है। और हम बात करें गाइगा नटाल का नियम, तो गाइगा नटाल का नियम होता है लैम्डा लॉग लैम्डा बराबर के ए लॉग आर प्लस के बी होता है दोस्तों। आगे की तरफ चलते हैं दोस्तों। गाइगर के नियमानुसार अल्फा कणों की परास आर और ऊर्जा ई में संबंध क्या होता है, तो अल्फा कणों की परास और ऊर्जा ई में संबंध होता है दोस्तों आर समानुपाती e की पावर 3/2 होता है। गैमो सिद्धांत के अनुसार किसी पर नाभिक से अल्फा 6 की प्रायिकता निर्भर किस पर करती है, तो सभी पर करती है। सभी का मतलब नाभिक की त्रिज्या पर, अल्फा कण की ऊर्जा पर, नाभिक के परमाणु क्रमांक पर इत्यादि पर। आप ऊपर जाके हमारी एक तो नटाल का गाइगर नटाल का समीकरण देख सकते हैं, उससे ऊपर एक और समीकरण देख रखा है, इन दोनों को हम देखेंगे तो पता चलेगा कि क्षय नियतांक इस पे भी निर्भर करता है और क्षय नियतांक ऊर्जा पे भी निर्भर करता है। यदि किसी परमाणु का क्षय नियतांक कम होता है तो उसका क्या होता है दोस्तों, यदि किसी परमाणु का क्षय नियतांक कम होगा तो उससे उत्सर्जित अल्फा कणों की परास एवं ऊर्जा भी कम होती है दोस्तों। आगे की तरफ चलते हैं दोस्तों। अच्छा, अर्ध आयु काल में संबंध, तो दोस्तों एक छोटी सी चीज हम पढ़ लेते हैं। कहाँ गया भाई, आजा क्यों भाग रहा भाई। हाँ, तो दोस्तों हम सबसे पहले एक छोटी सी चीज पढ़ लेते हैं अर्ध आयु और क्षय नियतांक के बारे में। आपको बता दूं मैं, क्षय नियतांक जो होता है वो log E2/T होता है, जिसको हम लिख सकते हैं अगर 10 में बदलेंगे तो 2.303 log 2/T। log 2 की वैल्यू लगाएंगे, कितनी वैल्यू होती है log 2 की, log 2 की वैल्यू होती है 3010। यहां से हमारा लैम्डा निकल के आएगा कितना, 0.6931/T दोस्तों। तो क्या हमें बात समझ में आ रही है कि लैम्डा इक्वल टू कितना होता है, 0.6931/T हो सकता है। अच्छा, पहली बात तो ये रिलेशन निकल के आया, एक बार और रिपीट कर लेते हैं थोड़ा सा। लैम्डा बराबर कितना होता है, log 2/T इक्वल टू 0.6931/T। एक और बात कि लैम्डा बराबर होता है 1/टाउ, जिसको हम औसत आयु कहते हैं। 1/टाउ होता है जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.6931T। यहां से T और टाउ और T औसत आयु और माध्य आयु अर्ध आयु में, औसत आयु और अर्ध आयु में दोनों में संबंध निकाल सकते हैं। कितना निकल सकता है कि टाउ बराबर होता है 1.41T और T बराबर होता है 0.6931टाउ। ये बात लिख लेना आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। और शायद इस बार पेपर में आपके में जरूर एक क्वेश्चन, इस अभी जो मैं लिख के दिया है इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर पूछा जाएगा। तो देखते हैं भाई क्या होने वाला है हमारा आंसर। हमारा आंसर होने वाला है, यदि किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ का क्षय नियतांक लैम्डा है तो इसकी अर्ध आयु कितनी होने वाली है दोस्तों, लैम्डा टी बराबर log E2। अभी बताया ना लैम्डा इक्वल टू कितना होता है, log E2/T। तो लैम्डा टी बराबर के log E2। क्या मैं दोस्तों ये बात क्लियर समझ में आ रही है? ओके, आगे चलते हैं। किसी रेडियोएक्टिव तत्व के विघटन की दर क्या होती है, विघटन की दर जो होती है चरघातांक के रूप से बढ़ती है। क्षय नियतांक लैम्डा और अर्ध आयु टी में संबंध है। क्षय नियतांक लैम्डा और अर्ध आयु टी में क्या संबंध है, लैम्डा log E2/T 0.693/T होता है। अभी बता के हटाऊं मैं दोस्तों। अर्ध आयु काल व क्षय नियतांक लैम्डा में संबंध क्या होता है, अर्ध आयु काल और क्षय नियतांक लैम्डा में क्या संबंध होता है, अभी बता के आया हूं मैं। लैम्डा टी बराबर log E2। किसी रेडियोधर्मी नमूने का अर्ध आयु काल निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसा पदार्थ होगा वैसे उसका अर्ध आयु काल डिपेंड करेगा। क्षय नियतांक और औसत आयु में क्या संबंध होता है, अभी बताया था, लैम्डा बराबर 1/टाउ। तो लैम्डा बराबर 1/टाउ, यानी ये सभी है, ये भी है, ये भी है, इसका मतलब हमारा आंसर डी है। अच्छा दोस्तों, हम पेपर में ये गलती करके आते हैं, हमें गलती नहीं करनी है। एक ऑप्शन को देखकर सही नहीं होना। अगर उसमें उपरोक्त सभी दिख रहा है तो इसका मतलब हमें चारों ऑप्शन देखने पड़ेंगे। अगर उसमें इनमें से कोई नहीं दिख रहा तब भी हमें चारों ऑप्शन
चेक करनी पड़ेंगी, तभी हम अपने आंसर को बिल्कुल क्लियरली और अच्छी तरीके से टिक कर सकते हैं और करेक्ट कर सकते हैं। ऐसी गलती एग्जाम में बहुत ज्यादा होती है, तो इनसे थोड़ा सा बच करके रहना है। अर्धायु और माध्यायु में, अर्धायु और औसतायु में क्या संबंध है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। आई दोस्तों में बता के आया था कि अर्धायु टावर बराबर क्या होता है 1.41 टी और टी बराबर क्या होता है 6931 टाउ। तो दोस्तों क्या है अर्धायु और शतायु में संबंध, तो क्या होगा हमारा दोस्तों, ये भी होने वाला है, इसमें आगे उपरोक्त सभी होने वाले। किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की माध्यायु हमेशा अर्धायु से, माध्यायु हमेशा अर्धायु से बड़ी होती है, माध्यायु हमेशा बड़ी होती है अर्धायु से, और अर्धायु हमेशा छोटी होती है माध्यायु से। दोस्तों आगे चलते हैं दोस्तों। यदि रेडियोधर्मी तत्व एक साथ दो विभिन्न विधाओं में क्षय हो सकता है, तो इसका औसत क्षयतांक कितना आने वाला है दोस्तों, लैम्डा बराबर के लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, जबकि औसत आयु कितनी आती है, टाउ बराबर 1 अपॉन टाउ प्लस 1 अपॉन टाउ 2। आगे चल रहा हूं दोस्तों। किसी रेडियोधर्मी पदार्थ का क्षयतांक, किसी रेडियोधर्मी पदार्थ का क्षयतांक पदार्थ की आयु बढ़ने पर बढ़ता है, पदार्थ की आयु बढ़ने पर घटता है, पदार्थ की आयु पर निर्भर नहीं करता है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो हमारा आंसर होता है पदार्थ की आयु बढ़ने पर निर्भर नहीं करता है। किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ में दीर्घकालिक साम्यावस्था की शर्त क्या होती है, तो n1 लैम्डा 1 बराबर n2 लैम्डा 2 बराबर n2 n3 लैम्डा 3 होती है। दोस्तों आगे क्या कह रहे हैं, किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ का 6 समीकरण, किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ का 6 समीकरण होता है n बराबर n0 t की पावर माइनस लैम्डा टी, जिसको हम रदरफोर्ड और सोडी का नियम भी कहते हैं। एक क्यूरी सक्रियता, एक क्यूरी सक्रियता का अर्थ क्या होता है, तो क्यूरी सक्रियता का अर्थ होता है 3.7 × 10 की पावर 10 विघटन पर सेकंड। आपको बता दूं मैं रेडियो सक्रियता के आपके 4-5 मात्रा के, पहला है विघटन पर सेकंड, दूसरा है रदरफोर्ड, तीसरा है मैडम क्यूरी, जो क्यूरी है एक है बेकरल। बेकरल और विघटन पर सेकंड बराबर होते हैं, रदरफोर्ड बराबर होता है 10 विघटन पर सेकंड के, जबकि क्यूरी का मतलब कितना होता है 3.7 × 10 की पावर 10 विघटन पर सेकंड। क्या दोस्तों में बात समझ में आ रही है। रेडियो एक्टिव विघटन की प्रक्रिया विधा है, रेडियो एक्टिव विघटन किसमें होता है, अल्फा 6 में हो सकता है, बीटा 6 में हो सकता है, गामा 6 में हो सकता है, पर संलयन और विखंडन में नहीं हो सकता। विखंडन और संलयन का मतलब होता है, विखंडन का मतलब होता है बड़ा नाभिक छोटे हल्के नाभिकों में टूटता है, और संलयन का मतलब होता है हल्का नाभिक एक बड़ा नाभिक बनाता है। दोस्तों आगे चलते हैं। परमाणु की आयतन की तुलना में, परमाणु की आयतन की तुलना में रेडियोएक्टिव विघटन की विद्या है, परमाणु के आयतन की तुलना में नाभिक का आयतन होता है। तो पहले भाई परमाणु का आयतन समझने से पहले परमाणु की त्रिज्या समझो। परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है दोस्तों, परमाणु परमाणु की त्रिज्या होती है 10 की पावर माइनस के 10 मीटर, और नाभिक की त्रिज्या होती है 10 की पावर माइनस के 15 मीटर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। नाभिक कैसे निकालते हैं, परमाणु का निकालना है आयतन और नाभिक का निकालना है। परमाणु का आयतन होता है 4/3 पाई आर परमाणु क्यूब, और नाभिक का क्या होता है 4/3 पाई आर नाभिक क्यूब। 4/3 कट गया। परमाणु का क्यूब करेंगे तो परमाणु का क्यूब कितना होगा, 10 की पावर माइनस 10 का क्यूब करेंगे तो माइनस के 30 होने वाला है दोस्तों। जबकि नाभिक का करेंगे तो 10 की पावर माइनस के 45 होने वाला है। जोड़ेंगे तो कितना आएगा 10 के 15। कैसे, -45 ऊपर जाके प्लस के 45, 45 में से 30 जाएंगे तो 15 बचने वाले हैं। दोस्तों क्या हमें क्लियर हो रहा है बात। आगे चलते हैं। यदि किसी परमाणु के आकार को इतना बड़ा कर दें कि उसके नाभिक का आकार एक छोटे बीज के व्यास के बराबर हो, तो इलेक्ट्रॉन की कक्षा का आकार कितना होगा। इलेक्ट्रॉन की कक्षा का आकार की बात चल रही है, तो दोस्तों पहले ये समझो नाभिक का आकार और परमाणु का आकार में क्या डिफरेंस और क्या बातें होती हैं। पहले तो ये समझते हैं हम, मीटर में बात चल रही है ना हमारी। हाँ, अब ध्यान दीजिए भाई, परमाणु परमाणु
बटे आर नाभिक। परमाणु का होता है 10 की पावर माइनस 10 और इसका होता है 10 की पावर माइनस के 15। आपको पता है परमाणु का क्या क्या, नाभिक का क्या क्या रखा है, 1 मिलीमीटर। मिलीमीटर का मतलब होता है 10 की पावर माइनस के 3 मीटर कर दिया जाए। ये हो जाएगा कितना, 10 की पावर प्लस के 5। तो आर परमाणु कितना आने वाला है, प्लस के 2 आने वाला है। प्लस के 2 का मतलब 100 मीटर। तो हमें पता चल रही है किसी परमाणु के आकार इतना बड़ा कर दिया जाए कि नाभिक का आकार 1 मिलीमीटर व्यास के बराबर हो, तो हम व्यास लिख सकते हैं। अगर हम चाहते हैं यहाँ, अगर हमें व्यास दे रखा है तो व्यास लिख लो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली हमें। पर नाभिक की त्रिज्या और व्यास में केवल इतना है कि डबल हो जाता है, जबकि कोटि पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब 10 के घाटों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए लिख सकते हैं परमाणु का व्यास लगभग माइनस के 10 सेंटीमीटर, परमाणु का नाभिक का व्यास लगभग 10 की पावर माइनस 15 मीटर। ऊपर लेके जाएंगे प्लस के 5 बचेगा, नाभिक का व्यास हमें माइनस के 3 दे रखा है, तो मल्टीप्लाई करने पे प्लस के 2 आंसर हमारा दोस्तों आने वाला है। आगे कर रहे हैं हम, प्रोटॉन की त्रिज्या 1.2 फर्मी है, तो कैल्शियम नाभिक जिसकी द्रव्यमान संख्या 40 है, तो उसका अर्धव्यास कितना होने वाला है। आपको एक बात मैं बता दूं अच्छी तरीके से कि त्रिज्या कैसे निकाल ली जाती है, आर नॉट ए की पावर 1/3। आर नॉट की वैल्यू 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस की 15 होती है, और ए कितना दे रखा है 40, तो 40 का हम क्या निकालेंगे 1/3। अब देखो जल्दी करने के लिए हम एक काम, वैसे तो आंसर यही दे रहा है हमें 1.2 इंटू 10 की पावर, कहाँ गया हमारा, चलो जल्दी करने के लिए हम 10 की 40 का क्यूब निकाल लेते हैं। अच्छा ये बताइए, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 3 का क्यूब और 4 का क्यूब। 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब होता है 64। आइए बताइए जो 40 है वो किसके पास ज्यादा पास है, 27 या 64 के। पहली बात तो 3 पॉइंट आएगा। 3 पॉइंट क्यों आ रहा है, क्योंकि 3 और 4 के बीच में जो छोटा वाला होता है वो आगे आता है, 3 पॉइंट आएगा। उसके बाद क्या आना है, उसके बाद अब ये देखते हैं कि 5 से छोटी संख्या आएगी या 5 से बड़ी संख्या आएगी। अगर 3 वाले के ज्यादा पास है तो 5 से छोटी संख्या आएगी, और 3 वाले से बड़ा है तो 5 से बड़ी संख्या आएगी। 3 वाले के ज्यादा पास है 27 है, 40 27 के ज्यादा पास है, तो हम यहाँ पे 3.4 लिख लेंगे, ये हमारा क्या होगा क्यूब। एक बार आप पॉज करके दोबारा वीडियो को देख लीजिएगा और सोच लीजिएगा। तो 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस की 15 इंटू 40 का मतलब 3.4 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आने वाला है, लगभग 4 के समथिंग आएगा। 4 इंटू 10 की पावर माइनस की 15, हमारा आंसर कितना होने वाला है, 4 फर्मी हमारा आंसर होने वाला है। तो दोस्तों आगे चलते हैं हम, 4BA9 नाविक का अर्धव्यास क्या होने वाला है। 4BA9 का नाविक का अर्धव्यास क्या होने वाला है भाई। सबसे पहली बात आपको पता होगा क्या होता है अर्धव्यास, R इक्वल्स टू क्या हो गया इसमें, दोस्तों तो आज हम क्लास यहीं पे एंड करते हैं। एक टेक्निकल इश्यू की वजह से बोर्ड पता नहीं क्यों हैंग हो गया, तो आगे हम बात कर रहे होंगे। एक सेकंड दोस्तों, इसको दोबारा से कंटिन्यू कर लेते हैं, क्योंकि हमें क्लास कंप्लीट करनी है। तो क्लास कंप्लीट करते हैं और पूरे 100 क्वेश्चन को हम निकल के आगे हम नेक्स्ट यूनिट के बारे में बात कर रहे होंगे। तो प्लीज दोबारा से आ जाते हैं। 4BA9 नाविक का अर्धव्यास कितना होगा, तो अर्धव्यास निकालने के लिए अगेन हम क्या करने वाले हैं, R इक्वल्स टू R0 ए की पावर 1/3। R की वैल्यू, R0 की वैल्यू 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस की 15, और ए की वैल्यू कितनी होने वाली है हमारी 9, और 9 होने वाली है। तो 9 का क्यूब रूट कितना होगा, लगभग 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 2.1 के बराबर। क्योंकि आपको पता होगा 9 जो है हमारा 3 का 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27 के बीच में आ रहा है। और मैं बताया था हमेशा जब हम क्यूब रूट निकालते हैं तो जिन दोनों के बीच में आएगा छोटे वाले नंबर को लिखते हैं, पॉइंट लगाते हैं, फिर ये देखते हैं कि वो जो 9 है वो किसके ज्यादा पास है, 8 के या 3 के। अगर 8 के ज्यादा पास है तो 5 से छोटी संख्या आएगी, और बहुत ज्यादा पास है तो 5.1, थोड़ा सा दूर है तो 5 मतलब 0.2 आ जाएगा, थोड़ा और दूर है तो 0.3 आ जाएगा। अब ये होता हमारा 15, 16, 17, 19 होता, 21 होता, तो हम यहाँ पे 5 लिख रहे होते, सॉरी
18 तक होता तो हम यहाँ पे 5 लिख रहे होते। 18 के बाद क्या हम क्या लिखेंगे, 5 से ऊपर वाली संख्या को लिखना चालू कर देंगे। तो मल्टीप्लाई हम करेंगे तो बाय दूनी 36, बाय दूनी 24 के समथिंग आएगा। और 24 के समथिंग कौन सा आने वाला है हमारा, ये वाला दोस्तों। क्या हमें बात समझ में आ रही है अच्छी तरीके से। एक नाविक ZX दो खंडों Z1YA1 और Z2YA2 में विभक्त होती है। उनके अलग अलग होते समय उनके बीच की दूरी कितनी होने वाली है। तो R इक्वल्स टू R0 ब्रैकेट में A1 की पावर 1/3 प्लस A2 की पावर 1/3। जब नाविक अलग होंगे तो इसकी दूरी ये होगी, इसकी दूरी ये होगी, इसकी त्रिज्या होगी R1, इसकी त्रिज्या होगी R2, बीच की दूरी क्या होने वाली है R1 प्लस R2, R बराबर R1 प्लस R2। अब R1 की वैल्यू R0 A1 की पावर 1/3, R2 की वैल्यू R0 A2 की पावर 1/3। यहाँ से क्या कॉमन आएगा, R0 कॉमन आएगा तो A1 की पावर 1/3 प्लस के A2 की पावर 1/3 हमारा आंसर रहा होगा। तो दोस्तों क्या हमें बात क्लियर है, समझ में आ रही है बातें। आगे चलते हैं दोस्तों। वह स्थायी नाविक जिसकी त्रिज्या Fe की त्रिज्या की आधी है। तो हमें कैसे निकालेंगे दोस्तों, स्थायी नाविक की त्रिज्या निकालने तो R क्या करने वाले हैं, R2/R1 बराबर के R0 A2 की पावर 1/3 और R0 A1 की पावर 1/3। इससे ही हमारा कट गया। उसने कहा है नाप Fe की त्रिज्या की आधी है। अगर R2 को हम बात करेंगे तो R/2, इसको बात करेंगे R बराबर Fe पता, A2 पता नहीं है हमें, और A1 कितना पता है हमें, 56। रिपीट कर रहा हूं, दोबारा हम समझते हैं इसी बात को। R2/R1 कितना होता है, R0 A2 की पावर 1/3 और R0 A1 की पावर 1/3। R0 से R0 कैंसिल आउट होने जा रहा है दोस्तों, R0 से R0 कैंसिल आउट होने जा रहा है। अब उसने कहा है कि भाई पहली त्रिज्या R है, बाद में त्रिज्या कितनी हो रही है, R/2 मतलब आधी हो रही है। तो देखो दोस्तों, R2/R1 बराबर R2 के लिए A2 की पावर 1/3 और A1 की पावर 1/3। R से R हमारा क्या हो रहा है, कैंसिल आउट। तो क्या आने वाला है, 1/2 इक्वल्स टू A2/56 का होल क्यूब। कितना आएगा, 1/8 बराबर A2/56 और 56। तो A2 बराबर कितना आने वाला है, 7। और 7 किसका परमाणु क्रमांक होता है, 7 किसका परमाणु क्रमांक होता है, लिथियम का। तो इसलिए हमारा किसके बराबर होने वाला है, लिथियम की। हमें दोस्तों क्लियर हो रही है बातें। अब ऐसे ही ये है, HO के नाभिक की त्रिज्या 7.73 है, तो हीलियम के नाभिक की त्रिज्या कितनी होगी। अगेन क्या करने वाले हैं हम, R2 बराबर के लेने वाले हैं। कितना लेने वाले हैं, R2 बराबर के लेने वाला है, R2/R1 बराबर लेने वाले हैं R0 A1 की पावर 1/A2 की पावर 1/3 और R0 A1 की पावर 1/3। R0 से R0 कैंसिल आउट। R2/R1 कितना है, 7.73 अब इक्वल R0, R2 कितना है, 4 की पावर 1/3 और R1 कितना है, 165 की पावर 1/3। तो क्या हमें दोस्तों ये बात समझ में आ रही है अच्छी तरीके से। अब देखो, या तो हम अलग अलग रूट निकाल लें या हम एक साथ निकाल लें, दोनों तरीके से हम क्यूब रूट निकाल सकते हैं। R2/7.73 इक्वल्स टू 1 जब इसको हम डिवाइड देंगे तो कितना आएगा, 41.25 की पावर 1/3। और इसकी वैल्यू कितनी आती है हमारी, इसका रूट कैसे कितना निकल के आता है दोस्तों, R2 बराबर निकालेंगे तो हम 7.73, तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इसका क्यूब रूट निकल के आएगा कितना, 3.42। जब हम डिवाइड देंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 2.26 फर्मी आने वाला है। क्या बात क्लियर हो रही है, समझ में आ रही है बातें। तो हम चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। R इक्वल्स टू 1.5 इंटू ए की पावर 1/3 फर्मी हो तो त्रिज्या R इक्वल्स टू 2.71 फर्मी के नाभिक का द्रव्यमान संख्या एक कितनी होगी दोस्तों। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये सॉल्व दिख रहा होगा आपको, लगभग 6 आने वाली है, लगभग 6 आने वाली है। जो क्वेश्चन मैं बहुत बार करा चुका हूँ, उनको बार बार करा कर आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा, इसलिए मैं जो क्वेश्चन हो सकते हैं उनको स्किप भी करने की कोशिश करूंगा। जो इजी हैं या जो मैं 2-3 बार करा दिए हैं, आप आराम से कर सकते हो, मुझे विश्वास है। NI-16 के नाभिक का द्रव्यमान 63.9
126 का है, तो पैकिंग गुणांक कितना होगा? पैकिंग गुणांक क्या होता है? संकुलन गुणांक भी कहते हैं इसको। अच्छा, आपको पता है हमारी पृथ्वी में लोहा क्यों पाया जाता है सबसे ज्यादा? पीछे क्वेश्चन लिखवाया मैंने, संकुलन गुणांक उसका नाम दिया है। क्यों दिया है? आपको एक बात बताऊं कि सबसे ज्यादा स्थायी जो है, स्थायी की बात करेंगे, जिसकी सबसे ज्यादा बंधन ऊर्जा होती है, वो है हमारा आयरन। कितना होता है? 26 Fe56। तो क्या होता है, सबसे पहले हमारी पृथ्वी में हाइड्रोजन से हीलियम बनता है, हीलियम से कार्बन, कार्बन से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से लास्ट में जाके धीरे बनते बनते हमारा आयरन बन के तैयार होता है। और इसलिए हमारी पृथ्वी में सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। जैसे हाइड्रोजन से हीलियम बनेगा, हीलियम से लिथियम बनेगा, लिथियम से कार्बन, कार्बन से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से बहुत सारी प्रक्रिया होकर के आयरन बन के तैयार होता है। तो हमारी पृथ्वी के अंदर भी नाभिकीय संलयन अभिक्रिया बहुत पहले और बहुत टाइम तक चली है, जिसकी वजह से हमारी पृथ्वी पर लोहा ज्यादा पाया जाता है। किसके द्वारा? पैकिंग फैक्टर के द्वारा। पैकिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? F=F-A/A। हम कर लेंगे m की वैल्यू लगाएंगे तो m की वैल्यू कितनी है? m-A/A। m की वैल्यू 63.1926 और a कितना है? 64 है। तो 64 माइनस करके हम आंसर लेंगे तो कितना आएगा? इतना हमारा आंसर आ रहा होगा। तो दोस्तों सभी उसी तरीके के क्वेश्चन है, कोई अलग है नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ कि आज हम 88 क्वेश्चन नंबर पे, 88 नहीं, कितने और रह गए हैं? थोड़ा सा देख तो ले। 90, 200, 202। इसके लिए एक नई अलग से क्लास बनानी पड़ेगी दोस्तों, मुझे दिख रहा है अच्छी तरीके से। ओके दोस्तों। तो दोस्तों कैसा लगा आपको सेशन? आप बताइएगा मुझे अच्छी तरीके से कमेंट सेक्शन में। और साथ में हम आगे भी अपनी वीडियो के लिए कंटिन्यू रखेंगे। आपको पता है इस टाइम पे टाइम जो हो रहा है वो हो रहा है 4:31 और हम अपनी क्लास को शूट कर रहे हैं। तो दोस्तों कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, बोल बाके बिहारी लाल की जय।